पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पहले समझा दूं। ओम्स जॉर्ज साइमन ओम ये साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जर्मन फिजिस्ट, जो 1826 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और वह रिलेशन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। रिलेशन किसके बीच था? इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पहला हमने कहा कि जॉर्ज साइमन ओम्स जो था वो जर्मन फिजिशियन थे, जर्मन फिजिस्ट। जर्मन फिजिस्ट और इन 1826 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या किया? एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप किसके बीच? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि जॉर्ज साइमन ओम्स जर्मन के एक फिजिस्ट थे जो 1826 में एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। वह रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच था। इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका स्टेटमेंट अलग है। लिखेंगे जो रिलेशन जो एस्टेब्लिश किया था उसमें दो कंडीशन थे कि टेम्परेचर और प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। जैसे इन्होंने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का दो एंड पॉइंट है ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ही अधिक होगी, इसमें करंट उतनी ही अधिक फास्ट फ्लो होगी। अगर इन दोनों के एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी डिक्रीज होगा। सपोज अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं होगी। यानी कहना मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जितनी अधिक होगी उतनी करंट फास्ट फ्लो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, करंट फ्लो डिक्रीज रहेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो करंट फ्लो नहीं होगी, जो पहले मैं बता चुका हूँ। तब उन्होंने कहा कि अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस
of the conductor, और इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखेंगे कि at constant temperature electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। हमने ये पढ़ा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, किसकी टेम्परेचर, इस कंडक्टर की टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा रिलेशन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी करंट भी फ्लो ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगी करंट भी कम फ्लो होगा। यानी एक की वैल्यू अगर घटती है तो दूसरी स्वतः घट जाएगी, उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहीं कहीं प्रेशर भी लिखता है, लिख देता हूँ, एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी written as V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू R इंटू I, where R is constant called resistance। तो बन गया आपका रिलेशन V इज इक्वल टू R I, फार्मूला का याद रखना है। दूसरा इसको लगता है V अपॉन I इज इक्वल टू R। तीसरा I इज इक्वल टू V अपॉन R। I है इलेक्ट्रिक करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आप जानते हो, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, और रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम, OH, और इसका सिंबल होता है अब थोड़ा रेसिस्टेंस के बारे में जानें। रेसिस्टेंस हमने बताया, एग्जाम्पल अगर लें, अगर ये गोल्ड वायर हो तो करंट इससे फास्ट फ्लो होती है। आयरन ले, आयरन में कम करंट फ्लो होती है। कारण क्या है कि आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टीज है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। हर कंडक्टर में एक प्रॉपर्टीज होती है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of electric current। कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है रेसिस्टेंस कहलाता है। अब इसको लिखेंगे इसे कि रेसिस्टेंस is a property of a conductor which opposes the flow of electric current, flow of electric current। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। और इसका सिंबल हम लोग आर लिखें, यह स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल आर होता है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें मुख्य रूप से ये जानना है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि कब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, कब कम होगी, ये किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला याद रखना है प्रॉपर्टीज में कि अगर हमने दो कंडक्टर लिया, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर हो और एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 2 मीटर हो, तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर पाया गया कि अगर जिस कंडक्टर की लेंथ जितनी ही अधिक होगी उसमें रेसिस्टेंस उतनी ही अधिक होगी। यानी रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर का लेस होगा किसके रिस्पेक्ट में? रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर वायर। कहना यह है कि रेसिस्टेंस जो होती है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ही अधिक होगी रेसिस्टेंस उतनी ही अधिक होगी। तब इसको लिखेंगे कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और वो रूल्स को वैसे लिखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे याद रखेंगे। द
resistance of a conductor is directly proportional to its length. अगर रेसिस्टेंस को R से लिखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. L क्या है? लेंथ ऑफ वायर. तो समझ गए कि जितने कंडक्टर की लेंथ जितनी ही अधिक होगी उसमें रेसिस्टेंस उतनी ही अधिक होगी. सेकेंड चीज डिपेंड जो करता है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे समझो? अगर हमने एक वायर लिया, इसकी थिकनेस और एक दूसरा कंडक्टर लिया जिसकी थिकनेस ये है. इन दोनों में अगर कंपेयर किया तो ये थिन होगा, ये थिक होगा. यानी जो वायर जितनी अधिक मोटी होगी, जिसका रेडियस जितना ही अधिक होगा, उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही कम होगी. अगर वायर पतली हो तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो वायर पतली है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यानी उल्टा रिलेशन है. इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो रेसिस्टेंस जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर दो वायर दी है, एक जिसकी मोटाई जितनी अधिक होगी उसका रेसिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और जिस वायर की मोटाई कम होगी उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. तब इसको लिखेंगे कि द resistance of a conductor is inversely proportional to its area of क्रॉस सेक्शन. अगर इसका मतलब हो गया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस दो अच्छी तरह समझना है. एरिया ऑफ सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगी, और एरिया ऑफ रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. कुछ और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ, वो याद रखेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. जैसे अगर हम कॉपर ले तो इसकी लो रेसिस्टेंस होती है, और अगर नाइट्रोम ले तो हाई रेसिस्टेंस होती है. तो अब ये किस पर डिपेंड किया? नेचर ऑफ मटेरियल्स पर. तो कॉपर की रेसिस्टेंस लो होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होता है. नाइट्रोम की रेसिस्टेंस अधिक होती है, इसलिए करंट कम फ्लो होगी, और वह करंट जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है.
955 हो गए, 955। और दूसरी चीज याद रखना है कि यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तीसरा चौथा याद रखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। जैसे याद रखेंगे कि प्योर मेटल्स, प्योर मेटल है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्योर मेटल को, अगर प्योर मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर उसकी टेम्परेचर लो किया जाए तो रेसिस्टेंस भी लो हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। आज यहीं तक, फिर आगे।